नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल दलवी मालवनी धुमशान के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं कोंकण पर्यटन से शुरुआत करना चाहता था, लेकिन सौभाग्यवश मुझे दिल्ली और आगरा जाने का मौका मिल गया। उसमें इस मालवनी बंदे को हवाई जहाज में बैठने का अवसर मिला और मेरी खुशी आसमान छू गई। हवाई जहाज ने उड़ान भरी और मैं आसमान में पहुंच गया। दोस्तों, नीचे की ओर देखने पर आसमान से नज़ारा कितना खूबसूरत दिखता है। 2 घंटे की उड़ान के बाद पायलट ने हवाई जहाज को दिल्ली हवाई अड्डे पर उतारा। दिल्ली से आगरा तक 2 से 3 घंटे का सफर है, इसलिए मैं आपसे आगरा पहुंचने के बाद मिलूंगा। इस समय मैं पश्चिमी द्वार पर हूँ। इस यात्रा में हम आसपास और भीतर की जगहों को देखेंगे और उन जगहों की जानकारी लेंगे। पश्चिमी द्वार की ओर जाने से पहले बाईं ओर सती उन निस्सा का मकबरा है। आप देख सकते हैं कि यह सती उन निस्सा का मकबरा है। सती उन निस्सा मुमताज महल की प्रमुख दासी थी। सती उन निसा खानू पर्शिया के माज़ंदरान प्रांत के एक प्रतिष्ठित निवासी की पुत्री थी। वह विद्वानों और हकीमों के परिवार से थी। अपने साहित्यिक ज्ञान के कारण उन्हें राजकुमारी जहान आरा बेगम और गौहर आरा बेगम की शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया गया था। आइए मैं आपको ताजमहल की बनावट के इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, जैसे कि इसे किसने, किसके लिए और क्यों बनवाया था। मुगल बादशाह जहांगीर, जिन्हें बादशाह सलीम के नाम से भी जाना जाता है, और उनकी पत्नी राजकुमारी जगत गोसाइन, जिन्हें राजपूत राजवंश की रानी मानमती के नाम से भी जाना जाता है। उनका बेटा शाहजहां, जिसका असली नाम राजकुमार मिर्जा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। वास्तुकला के प्रति उनके जुनून के कारण उन्हें शाहजहां के नाम से जाना जाने लगा। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जो मुगल साम्राज्य के एक बड़े ओहदे के शासक पर्शियन रईस अबू अल हसन आसफ खान की बेटी थी। शाहजहां और मुमताज का निकाह 7 जून 1612 को आगरा में हुआ था। यह सब जानते हैं कि शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण किया था, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि अपनी मृत्यु से पहले मुमताज ने शाहजहां से अपने लिए स्वर्ग के समान एक महल बनाने की ख्वाहिश की थी। अपनी पत्नी की ख्वाहिश के अनुसार शाहजहां ने यह कार्य अपने पसंदीदा वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को सौंपा था। उस्ताद अहमद लाहौरी के अनुसार उन्होंने एक ऐसी जगह खोजने के लिए कहा जो नदी के किनारे स्थित हो, और वह स्थान जगह यमुना नदी के किनारे पर स्थित थी। शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण के लिए मिर्जा राजा जय सिंह से जमीन खरीदी और बदले में उन्हें आगरा में 4 हवेलियां दी। मिर्जा राज जय सिंह एक प्रमुख राजपूत सेनापति और अंबर राज्य के शासक थे, जो उस समय का आधुनिक जयपुर था। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा कि ताजमहल की नींव कैसे रखी गई थी। चूंकि ताजमहल को एक मजबूत नींव की जरूरत थी, इसलिए तट पर 18 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया, जिसके बाद उसमें पत्थर के कुएं बनाए गए। अबरुस के पेड़ का तना, जिसे मराठी में तांबूरी कहा जाता है, अपनी सघनता और मजबूती के लिए जाना जाता है, इसलिए उसे तैयार किए गए कुएं के बीच में सहारे के लिए रखा गया था। चूना, अनाज, चीनी, काली मिर्च, बेसन, फल, पेड़ के तने से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ, जिसे राल कहा जाता है, और बारीक पत्थर की रेत, इन सभी को मिलाकर कुएं में भर दिया गया था। यह सारी प्रक्रिया पेड़ के तने, नदी के किनारे की मिट्टी और पूरी इमारत को सहारा देने के लिए की गई थी। निर्माण स्थल पर संगमरमर के भारी पत्थरों को और अन्य सामग्रियों को ले जाने के लिए 1000 से अधिक हाथियों को लाया गया था। इस निर्माण कार्य में
मूर्तिकारों, सुलेखकों और पत्थर तराशने वालों सहित लगभग 30,000 मजदूर आए थे, जिनमें से कुछ बुखारा, सीरिया और पर्शिया से लाए थे। पश्चिमी प्रवेश द्वार ताजगंज क्षेत्र के पास है और आगरा के विभिन्न हिस्सों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह पर्यटकों के लिए मुख्य दरवाजे के रूप में कार्य करता है और क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय दरवाजा है। हम पश्चिमी दरवाजे के पास खड़े हैं। इस दरवाजे को फतेहपुरी दरवाजा इस नाम से जाना जाता है। फतेहपुर बेगम मुगल बादशाह शाहजहां की 5 पत्नियों में से एक थी। वे मूल रूप से फतेहपुर सिकरी की निवासी थी, इसलिए उन्हें फतेहपुर बेगम कहा जाता है। अब हमारे सामने जो दिख रही है वो फतेहपुर मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी फतेहपुर बेगम की याद में किया था। आपके सामने जो दिख रहा है वो फतेहपुर बेगम का मकबरा है। पश्चिमी प्रवेश द्वार से अंदर आने के बाद ये मकबरा दाहिनी ओर स्थित है। अब हम पश्चिमी दरवाजे से अंदर चल रहे हैं। अंदर आते ही दोनों ओर जो कमरे दिखाई देते हैं वे मजदूरों के रहने के लिए बनाए गए थे। कारीगर और मजदूर खाना खाने के बाद यहाँ आराम करते थे। अब हम पश्चिमी दरवाजे से अंदर आ चुके हैं और चारों दरवाजों के बीच वाले हिस्से में पहुंच गए हैं। ताजमहल के इस भव्य हिस्से को जिलाउ खान या चौक कहा जाता है। ताजमहल का दक्षिणी द्वार, जिसे सिद्धि दरवाजा या सिरही दरवाजा भी कहा जाता है, दक्षिणी दरवाजा शाही परिवार के लिए था और ताजमहल के कर्मचारी काम करने के लिए इसी दरवाजे से अंदर आते थे। आप जो देख रहे हैं वह पूर्व दरवाजा है, जिसे फतेहाबादी दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व दरवाजे से अंदर जाने के बाद बाईं तरफ सिरहिंदी मकबरा है, जो इज़्ज़-उन-निसा बेगम का मकबरा है। इसे अकबरबादी महल भी कहा जाता है। इज़्ज़-उन-निसा बेगम शाहजहां की तीसरी बेगम थी। पूर्व दरवाजे के दाहिनी ओर संदली मस्जिद और कंधारी बेगम का मकबरा स्थित है। यह कंधारी बेगम का मकबरा है। कंधारी बेगम का जन्म सफवी वंश की राजकुमारी के रूप में हुआ था, जो ईरान पर्शिया साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली शासक वंशों में से एक था। कंधारी बेगम शाहजहां की पहली बेगम और उनकी पहली बेटी राजकुमारी परवेज बानो बेगम की माता थी। कंधारी बेगम को कंधारी महल या कंधार की महिला के नाम से भी जाना जाता है। संदली मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कंधारी बेगम की याद में करवाया था। संदली मस्जिद को काली मस्जिद या जिन्नाती मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि बिल्लियां जिन्न होती हैं और अगर वे आपको छूती हैं तो यह आपके लिए खुशकिस्मती लाता है। अब हम प्रमुख दरवाजे पर आते हैं। ताजमहल प्रमुख दरवाजे को दरवाजा ए रोजा कहा जाता है। इसका मतलब है मकबरे का दरवाजा, जिसे कभी कभी महान दरवाजा भी कहा जाता है। यह दरवाजा ताजमहल परिसर की मुख्य विशेषता है। दरवाजा ए रोजा लाल बलुआ पत्थर से बनाई एक बड़ी रचना है। दरवाजे की बुनियाद लगभग 38 मीटर है। दरवाजा 33 मीटर ऊंचा और 19 मीटर लंबा है। दरवाजे के अंदर और बाहर की तरफ लाल बलुआ पत्थर से बने 11 मेहराब हैं, जिनके ऊपर सफेद संगमरमर के गुंबद हैं। ये 22 छोटे गुंबद ताजमहल को बनाने में लगे साल की संख्या को दर्शाते हैं। दरवाजा ए रोजा नक्काशी और सुलेख से सजाया गया है, विशेष रूप से कुरान की आयतों और उनके मतलब से जुड़े हुए हिस्सों से। ये शिलालेख सफेद संगमरमर की पिछवाड़े और काले संगमरमर की जड़ाई पर उकेरे गए हैं। ये शिलालेख प्रमुखतः पुष्पमय थुलुत लिपि में है। दरवाजा ए रोजा के अंदर प्रवेश करने पर आप भी मुगलों द्वारा निर्मित इस सुंदर वास्तुकला के गवाह बन जाते हैं। प्रवेश कक्ष में हिंदू और मुगल कला की अदाकारी देखने को मिलती है। इसमें कुरान की अरबी लिखावट के साथ साथ फूल, कमल और लता जैसे हिंदू रचनाएं भी शामिल हैं। भीतरी कमरा और बीच वाला हिस्सा इस तरह से बनाए गए हैं कि वे एक आंखों का धोखा पैदा करते हैं। जैसे जैसे आप ताजमहल के दरवाजे के पास जाते हैं या उससे दूर जाते हैं,
तब ताजमहल का शक्ल बदलने का आभास होता है। देखिए, जैसे ही हम दरवाजे से बाहर निकले, ताजमहल की शक्ल छोटी और साफ होती चली गई। ताजमहल की मीनारें मुख्य मकबरे की रक्षा के लिए थोड़ी बाहर की ओर झुकी हुई हैं। इसकी वजह यह है कि भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदा के दौरान मीनारें पिछवाले महल पर नहीं गिरनी चाहिए। ताजमहल उद्यान, जिसे चार बाग के नाम से भी जाना जाता है, 300 मीटर लंबा और 300 मीटर चौड़ा यह मुगल उद्यान है। यह परिसर का अटूट हिस्सा है। चार बाग की रचना को उभरे हुए पैदल और पानी के रास्तों से 4 हिस्सों में बांटी गई है। इस बगीचे की बनावट जन्नत की नुमाइंदगी करने के लिए बनाई गई है, जिसमें मशहूर पेड़ पौधे और जल संरचनाएं शामिल हैं। चार बाग पर्शियन संरचना से प्रभावित है, जो 4 बराबर हिस्सों में बांटी गई है। ऊंचे पत्थर के रास्ते बगीचे के हर हिस्से को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं और ताजमहल की ओर ले जाते हैं। संगमरमर से बने 2 फव्वारे बगीचे से होकर गुजरते हैं और बीच में एक दूसरे को काटते हैं। देखिए, यह नहरों के बीच में बना एक ऊंचा संगमरमर का चबूतरा है, जिसमें 5 फव्वारों वाला एक सुंदर तालाब है। आप बगीचे के किनारे बनी उस मेहराबदार दीवार को देख सकते हैं, जो सभी रास्तों को जोड़ती है। बगीचे में आम और नींबू जैसे फलों के पेड़ हैं। यहाँ चमेली, गुलाब और लिली जैसे सुगंधित फूल हैं। साथ ही तुलसी के पौधे भी हैं, जिसे हिंदू रिवाजों में शुभ माना जाता है। ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ और 1648 में पूरा हुआ, लेकिन परियोजना के अन्य चरणों पर काम अगले 5 साल तक जारी रहा। ताजमहल भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित एक स्मारक है और इसे विश्व के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। ताजमहल मुगल वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कलाकृति है। इसकी कारीगरी का ढंग पर्शियन, ओटोमन, भारतीय और इस्लामी जैसे कुशल कारीगरी के तत्वों का एक अनूठा मिश्रण है। अब हम ताजमहल के बहुत करीब आए हैं। ताजमहल का मूल आकार चौरस है, लेकिन मकबरे की इमारत 8 कोनों की है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि आप इसे किसी भी ओर से देखें तो ये एक जैसा ही दिखता है। आप वह पुराना मकबरा देख रहे हैं जहां मुमताज महल के पार्थिव शरीर को अस्थायी रूप से दफनाया गया था। अब हम मुख्य मकबरे की ओर जा रहे हैं। आप जो देख रहे हैं वो ताजमहल के पश्चिम में स्थित मस्जिद है, जिसका मुख मक्का की ओर है। यह मुसलमानों के लिए नमाज की दिशा है। इसका निर्माण मकबरे के बगल में मस्जिद बनाने की इस्लामी रिवाज को पूरा करने के लिए किया गया था। इस मस्जिद में 3 गुंबद और 4 छोटी मीनारें हैं, जो मुगल वास्तुकला का एक साधारण तत्व है। यह मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से बनी है और इसमें 3 गुंबद हैं। इसका फर्श काले संगमरमर की 569 प्रार्थना की चटाइयों से सजा हुआ है और दीवारें शिलालेखों से सजाई हुई हैं। ताजमहल का अतिथि कमरा, जिसे विश्राम घर, मेहमान खाना या नक्कर खाना के नाम से भी जाना जाता है, ये इमारत ताजमहल के पूर्व इलाके में स्थित है। मस्जिद और मेहमान खाना दोनों लाल बलुआ पत्थर से बने हैं और इनका प्रवेश द्वार संगमरमर का है। बेजोड़ नक्काशी मेहराबों की शान और शौकत बढ़ाती है। मस्जिद और मेहमान खाना, ये दोनों इमारतें एक दूसरे का प्रतिबिंब हैं। इस जगह का प्रमुख उद्देश्य मेहमानों को आरामदायक और सुविधाजनक एहसास देना है। साथ ही भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान करते थे। हुमायूं की मृत्यु 1556 में पुरान किले में हुई थी और उनकी पुस्तकालय से मिलती जुलती 2 बहुआयामी मीनारें मस्जिद और मेहमान खाना के दोनों ओर बनाई गई थी।
जो आप देख रहे हैं वो गुंबद का शिखर है, जो पहले सोने का बना था लेकिन अब कांसे का बना है। ताजमहल के बीच में स्थित गुंबद सफेद संगमरमर से बना है। बाहरी गुंबद ईंटों से बनी है और उसके ऊपर 8 से 10 इंच मोटी संगमरमर की परत है। ताजमहल का मुख्य गुंबद प्याज के आकार का है। यह दोहरे गुंबद वाली संरचना है, जिसमें बाहरी गुंबद की ऊंचाई आधार से 73 मीटर और आंतरिक गुंबद की ऊंचाई आधार से 35 मीटर है। यह रचना इमारत के अंदर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। मुख्य गुंबद के चारों ओर 4 छोटे गुंबद हैं। अंतिम खंड का समग्र ढांचा और सजावट, जिसमें मकबरों का स्थान और विशिष्ट रूपांकनों का इस्तेमाल किया है। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्लामी ब्रह्मांड विज्ञान और मृत्यु के बाद के जीवन से संबंधित प्रतीकात्मक अर्थ है। आप देख सकते हैं कि अष्टकोणीय कमरे का बाहरी भाग फूलों और ज्यामितीय आकृतियों से कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। अल्लाह के 90 नामों के सुलेखीय शिलालेख जैसे जटिल विवरण भी शामिल हैं। मकबरे के केंद्र में एक विशाल अष्टकोणीय कक्ष है, जहां मुमताज महल और शाहजहां के शव रखे गए हैं। ताजमहल के अष्टकोणीय कमरे का आंतरिक भाग जटिल सुंदरता और प्रतीकात्मक महत्व से सजे हुए हैं। यह कमरे अपनी उत्कृष्ट संगमरमर की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें जड़े हुए पुष्प पैटर्न, सुलेख और स्मारकों के चारों ओर एक शानदार अष्टकोणीय संगमरमरी पत्थर का पर्दा शामिल है। आपके सामने जो दिख रहा है वह मुमताज का मकबरा है। मुमताज महल की देहांत के 6 महीने बाद दिसंबर 1631 में उनके पार्थिव शरीर को बुरहानपुर से आगरा एक बड़े जुलूस में लाया गया था। ये असली कब्रें नहीं हैं, असली कब्रें नीचे वाले कमरे में हैं। आप जो देख रहे हैं वह मूल मकबरे की तरफ जाने का रास्ता है। यह मुमताज महल का असली मकबरा है और इसके बगल में शाहजहां का मकबरा है। शाहजहां की बेटी जहानारा बेगम ने उनके पार्थिव शरीर को ताजमहल लेकर आई और उन्हें अपनी मां मुमताज महल के बगल में दफनाया। आप देख रहे हैं कि सजावटी कारीगरी के लिए पत्थरों को किस प्रकार जड़ा जाता है। ताजमहल का निर्माण 28 विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग करके किया गया है। यहाँ कुछ बहुमूल्य पत्थरों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। इजिप्ट से लाया गया यह पत्थर, जिसे बिल्ली की आंखें खात्स आई स्टोन, जिसे मराठी में मांजरीचे डोळे किंवा लहसुनिया कहते हैं। ज्योतिष में इस पत्थर को केतु ग्रह और आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सऊदी अरब से लाया गया रेड कोरल, लाल मूंगा, जिसे मराठी में प्रवाल कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मूंगा मंगल ग्रह का रत्न माना जाता है और इसका उपयोग व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए किया जाता है। लाजवर्द लापिस लैजुली को अफगानिस्तान से लाया गया था, जिसे मराठी में इसे राजवर्द कहते हैं। यह एक सुंदर नीला पत्थर है और प्राचीन काल से ही उच्च गुणवत्ता वाले आभूषणों, चित्रों और कपड़ों को रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता रहा है, क्योंकि उस समय यही एकमात्र टिकाऊ नीला रंग उपलब्ध था। भारत के राजस्थान राज्य के मकराना क्षेत्र से संगमरमर मार्बल निकाला जाता है। ये मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ मात्रा में मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और अन्य खनिजों से बना होता है। संगमरमर बहुत कठोर और टिकाऊ होता है। यह गर्मी और पानी प्रतिरोधी होता है, साथ ही इसे आसानी से चमकाया जा सकता है।
इसलिए यह निर्माण सामग्री के रूप में लोकप्रिय है। रूबी, जिसे मराठी में माणिक कहते हैं, श्रीलंका से लाया गया एक रत्न है। माणिक एक सुंदर और शक्तिशाली रत्न है जिसे ज्योतिष में सूर्य से जुड़ा माना जाता है। रूबी पहनने से आत्मविश्वास बढ़ता है, सफलता मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हरिताश्म जेडस्टोन चीन से लाया जाता है, जिसे मराठी में हिरवा पचू कहते हैं। यह सिर्फ एक रत्न ही नहीं बल्कि सौंदर्य का प्रतीक है। हरिताश्म धारण करने से मन को शांति और स्पष्टता मिलती है। यह निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। फिरोजा टर्कोइस एक नीले और हरे रंग का रत्न है जिसे चीन से लाया जाता है। इसे फिरोजा या नीलमणि के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष में इस रत्न को महत्वपूर्ण माना जाता है और ये बृहस्पति और शनि ग्रहों को बल प्रदान करता है। पीले नीलम येलो सफिया को मराठी में पुष्कराज कहते हैं, जो म्यांमार से लाया गया था। यह एक पीला रत्न है और माना जाता है कि इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से है। पुष्कराज एक शुभ रत्न है। इसका उपयोग शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि, मान सम्मान, यश, धन, बच्चों की खुशी, प्रोफेसरों, शिक्षकों, राजनेताओं, महत्वाकांक्षी लोगों, कठिनाइयों पर विजय पाने आदि के लिए किया जाता है। पुष्पीय या ज्यामितीय आकृतियों से प्रेरित एक नमूना तैयार किया जाता है और फिर उस नमूने को संगमरमर पर उकेरा जाता है। इसके बाद पत्थरों का चयन किया जाता है और उन्हें संगमरमर में तराशी गई खांचों में बिठाने के लिए काटा जाता है। नक्काशीदार खांचे में पत्थर को बिठाने के लिए संगमरमर के चूर्ण और अरलडाइट जैसे चिपकने वाले पदार्थों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। सभी जड़ाई का काम पूरा हो जाने और चिपकने वाला पदार्थ सूख जाने के बाद पूरी सतह को चमकाया जाता है। ताजमहल की इस अविस्मरणीय संरचना को लाखों नमन, क्योंकि भविष्य में ऐसी संरचना कभी नहीं हो सकती।